इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैसाखी महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और किसानों के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी का पर्व मेहनत, खुशहाली और एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने किसानों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आप समझते हो ना, तो उस हालात के अंदर दुश्मन जो है वो खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन हमारे लिए दोहरी खुशी और गौरव का अवसर है। अभी कुछ समय पहले हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को जो सम्मान और अधिकार दिया है, वह आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा भी है कि जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अमेरिका ईरान वार्ता पर सेवानिवृत्त कर्नल डीएस चिमा ने ईरान के बीच चल रही वार्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके सफल होने की उम्मीद पहले से ही कम थी। उन्होंने बताया कि किसी भी बातचीत का मूल सिद्धांत देने और लेने की भावना होती है, जिसमें सकारात्मक दृष्टिकोण और जीत की स्थिति बनाना जरूरी होता है। कर्नल चिमा के अनुसार जब दो पक्ष बातचीत के लिए बैठते हैं तो सार्थक परिणाम तभी संभव है जब दोनों तरफ से लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो और समझौते की इच्छा हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा वार्ता में इस तरह की भावना की कमी देखी गई, जिससे परिणाम निकलना कठिन हो जाता है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस बातचीत के सफल होने का कोई भी ऐसे लगता ही नहीं था कि ये सफल होगी। और मैं कल किसी से बात कर रहा था, किसी चैनल से ही, उनको मैं बता रहा था कि इसके सफल होने के बहुत कम आसार हैं। वो उसका बेसिक कारण ये है कि जब आप विद बैड इंटेंशंस एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, इसकी निगोशिएशन कोई भी हो, निगोशिएशन की बेसिक ये होती है कि आप गिव एंड टेक की स्पिरिट, पॉजिटिविटी और विन विन सिचुएशन लाने की ये कोशिश करनी चाहिए। अभी दोनों तरफ इतना डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट है कि इन दोनों को, एक दूसरे को जब दुश्मन आप समझते हो ना, तो उस हालात के अंदर दुश्मन जो है वो निगोशिएट नहीं करते होते। आपको फ्रेंड बन के निगोशिएट करना होता है। और कोई भी निगोशिएशन जो है ना वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। मेरा ख्याल है ये पहला स्टेप है। कुछ मुद्दों के ऊपर शायद दोनों को थोड़ी समझ लगी होगी कि ये कोई बात नहीं, ये चीजें जो है ये कंसेशन दिए जा सकते हैं, और वो दिए गए हैं कुछ। पर जो बेसिक मुद्दे हैं जो सबको पता है और राइट फ्रॉम द बिगनिंग पता है, जब लड़ाई हुई थी तब से पता है, वो बेसिक मुद्दे जो है, एक तो न्यूक्लियर जो है एनरिचमेंट। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और पड़ोसी क्षेत्रों से आए साथी एकत्र हुए हैं। इस दौरान सभी ने त्योहार को मिलकर मनाने के साथ साथ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों को आगे की मजबूती से बढ़ाया जाएगा। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि मंडी कार्यक्रम जारी है और उन्होंने स्वयं सफीदों मंडी का दौरा भी किया है। उनके अनुसार जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना पार्टी की प्राथमिकता है, जिससे आगामी राजनीतिक गतिविधियों को गति दी जा सके। सीडब्ल्यूसी के मेंबर सरदार गुरदीप सिंह सप्पल साहब पहुंचे, हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे,
और तमाम जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता साथी आसपास पड़ोस के भी आए हुए थे। सभी ने मिलकर के त्योहार के साथ साथ कांग्रेस को और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया और आगे मिलकर के कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम है वो जोर शोर से उठाएंगे। मंडियों का प्रोग्राम चल रहा है। आज भी मैं समालखा मंडी में होकर के आया हूँ। बहुत अव्यवस्था है, किसान का माल पड़ा हुआ है, खरीदने वाले नहीं मिल रहे, जो खरीद लिया वो लिफ्टिंग नहीं हो पा रहा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाए, उसको अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। बायोमेट्रिक की ये जो शर्तें लगी हुई है उन शर्तों को हटाया जाए, क्योंकि अगर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, किराए का लेके आता है, मेरे इलाके में तो ऊंट गाड़ी चलती है, कहीं जोटा गाड़ी चलती है, तो बेचारे कहाँ से नंबर दिखाएंगे? कहाँ से कोई बुजुर्ग आदमी आएगा, कोई उसका बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा, किसी जमीन महिला माता बहन के नाम है तो वो किसको लेकर के आए? तो ये सब बातें सरकार ने जो लगाई है वो अनावश्यक और परेशान करने के लगाई है। हमारा सरकार से मांग है कि इनको हटाकर किसान का एक एक दाना खरीदे। और ये डबल इंजन की सरकार कहती है, डबल तो नहीं है, एक इंजन दिल्ली में बैठा है, आधा हरियाणा में बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं जो भी है केंद्र से बात करके और ये गुणवत्ता के मामले के अंदर थोड़ी छूट प्राप्त करे। जो बेमौसमी वर्षा हो गई थी या उस वर्षा की वजह से गेहूं की फसल की चमक खत्म हो गई, तो इसलिए उसको देरी कर रहे हैं खरीदने वाले भाई, उसकी मदद करनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वजीदा रोड पर बाइक सवार 2 संदिग्धों और CIA-2 पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी इमरान और रौनक के रूप में हुई है। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों संदिग्धों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अंबाला के महेश नगर से है, जहां एक जर्जर इमारत का हिस्सा अचानक ढह गया। आपको बता दें, जिससे 35 वर्षीय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। घायल व्यक्ति को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें, इस घटना के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इमारत की खराब स्थिति को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मेरा नाम सूरज राणा है, मैं इसी मार्केट में रहता हूँ और इसका ये अभी थोड़ी देर पहले ये दीवार गिर गई और कोई गुरमीत नाम का बंदा है, 35 साल की उम्र है उसकी, वो काफ़ी चोटें चुटे लगी हैं उसको और हॉस्पिटल लेके गए। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है जी। कुछ 6 महीने पहले हम ना एप्लीकेशन दे के आए थे जी कमेटी में। ईओ साहब को हमें अपने एप्लीकेशन दी है जी। ईओ साहब ने हमारे पास एक टीम भी भेजी थी जी, 2 बंदों की, जो बंदे यहाँ आके सारी इन्वेस्टिगेशन करके गए थे कि ये बिल्डिंग किसकी है, गिरने वाली हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमने उनको खड़े होकर दिखाई भी है कि बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में गिरने वाली है। ये जो पटियाला हाउस है महेश नगर, एक साइड महेश नगर थाना है, दूसरी तरफ पटियाला लस्सी वाला की दुकान है। उस गली में बढ़ते ही एक बिल्डिंग गिर गई। उसमें एक करियाना की दुकान थी, उसमें एक बंदा सामान लेने के लिए आया हुआ था, उसको काफ़ी चोट लग गई है। उसको हम उठा के अपनी गड्डी में बिठा के उसको ले आए और हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। उसकी उम्र है 35-40 करीब है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भिवानी में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी के घर जश्न का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, चाचा और कोच रणबीर प्रधान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जब देश के खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतते हैं तो पूरे देश को गर्व महसूस होता है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि से परिवार की नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग खिलाड़ी को बधाई देने पहुंचे। रणबीर प्रधान ने कहा कि ये मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा। अपने देश बहुत खुशी होती है, गाँव को भी होती है, परिवार को भी होती है, जिले को भी होती है, स्टेट को भी होती है, अपने देश को भी होती है। जब ऐसे गोल्ड आते हैं तो देश को भी बहुत बड़ी खुशी होती है। अब ये देखिए, आपका सारा परिवार गांव धनाना आसपास के सभी आए हुए हैं। वहाँ साईं हॉस्टल में प्रोग्राम है, कोचेज और इसके बेटी के जो खिलाड़ी है वो साईं हॉस्पिटल में अपना प्रोग्राम करेंगे। दूध, दही, लस्सी, चूरमा इनका शौक है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
खबर यमुनानगर से है, जहां उपायुक्त प्रीति ने जनगणना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र भारत के बाद 8वीं जनगणना 1 मई से 30 मई तक होगी, जिसमें इस वर्ष मकानों की गणना की जाएगी, जबकि अगले वर्ष 9 से 28 फरवरी तक व्यक्तिगत जनगणना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका किसी भी लाभार्थी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वो सही और सटीक जानकारी दें, ताकि विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी जागरूकता फैलाने की अपील की है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद में ये 8वां जनगणना होने जा रहा है, जो कि 2 अलग-अलग चरणों में होगा। सबसे प्रथम चरण 1 मई 2026 से शुरू होकर के 30 मई 2026 तक पूरा 1 महीना चलेगा, जिसमें मकानों की गणना की जाएगी, जिनके लिए डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं और सभी प्रगणक को उन ब्लॉक्स के माध्यम से गणना करने के लिए ट्रेन कर दिया गया है। फेज 2 जो होगा वो 2027 में 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक होगा, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पे गणना की जाएगी और लोगों से विभिन्न सवालों के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। उससे पहले इस बार सरकार ने एक नया एडिशन जो किया है, उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन को जोड़ा गया है। 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सेल्फ इन्यूमरेशन का अर्थ है कि व्यक्ति एक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं से अपने सभी सवालों के जवाब को बता सकता है। जब सवालों को वो सबमिट करेगा तो उसमें एक आईडी जनरेट होगी, जिसको वो प्रगणक जब उनके घर पे आएंगे तो उस आईडी को वो प्रोवाइड कराएंगे और उस आईडी के माध्यम से प्रगणक उनकी सारी जानकारी को अपनी ऐप के माध्यम से भारतीय सरकार को सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और किसी के भी साथ साझा नहीं की जाएगी ये जानकारी। दूसरा, ये विशेषता क्लियर करने वाली बात है कि इसका किसी भी स्कीम से कोई संबंध नहीं है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।